जी। प्रत्यक्ष ज्ञान के संदर्भ में कहा गया प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए कहा गया कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। अर्थात इंद्रिय, अर्थ और सन्निकर्ष, तीन बात कही। सन्निकर्ष का मतलब प्रॉक्सिमिटी। इंद्रिय, अर्थ और सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान जो है प्रत्यक्ष है। अब हमने ये जो सन्निकर्ष है इसके दो भेद किए थे। अलौकिक और लौकिक। लौकिक अलौकिक सन्निकर्ष तीन प्रकार का बताया था मैंने आपको। अलौकिक सन्निकर्ष तीन प्रकार का बताया था। ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति, सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति और योगज। सुरभि चंदनम, चंदन की लकड़ी को देख के हम कह देते हैं कि ये गंध युक्त है, जबकि आंख का काम गंध ग्रहण करना नहीं है। गंध ग्रहण करने का काम घ्राण का है। लेकिन हम व्यवहार में देखते हैं, और व्यवहार में जो देखते हैं वो सत्य है। अगर भाषा सुरभि चंदनम ये कह पा रही है, इसका मतलब यह ज्ञान सविकल्पक ज्ञान है। इसका मतलब वो ज्ञान है। तो सुरभि चंदनम, चक्षु के माध्यम से जब चंदन को देखते हैं तो उसके सुरभि का ज्ञान हमें हो जाता है। और उस सुरभि के ज्ञान को कौन करवाता है? स्मरण करवाता है। वो ज्ञान है। कनेक्टेड क्या है? ज्ञान है, स्मृति ज्ञान है। तो ये ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति है। सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति यह है कि जब हम एक धूम को देखते हैं, तो धूम को जब देखते हैं तो धूमत्व, समवाय और धूम तीनों के स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देखते हैं। और धूमत्व एक है, नित्य है और सभी धूम में रहता है। धूमत्व के ज्ञान हो जाने से दुनिया के सभी धूम का हमें ज्ञान हो गया। यह ज्ञान जो है सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति है। और तीसरा योगज के बारे में मैंने बताया था, जो योगी का प्रत्यक्ष होता है। लेकिन लौकिक सन्निकर्ष जो है, ये लौकिक सन्निकर्ष 6 प्रकार का मैंने बताया था। सबसे पहला मैंने बताया था संयोग। दूसरा बताया था मैंने संयुक्त समवाय। तीसरा बताया था मैंने संयुक्त समवेत समवाय। चौथा बताया था समवाय। पांचवा बताया था समवेत समवाय। और छठा बताया था विशेषण विशेष्य भाव। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पांच है, ये पांचों भाव पदार्थ का प्रत्यक्ष करता है। भाव पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है। हमने देखा चक्षु से जब घट का प्रत्यक्ष होता है, तो चक्षु और घट, एक आनंद क्लास में
चक्षु से जब प्रत्यक्ष करते हैं, घट का चक्षु द्रव्य है, घट द्रव्य है, तो दोनों के बीच सन्निकर्ष जो होगा वह संयोग होगा। क्यों? क्योंकि दो द्रव्यों के बीच बीच संयोग हो, संबंध होता है। लेकिन घट में रहने वाला जो घटत्व है, अब प्रश्न यह है कि चक्षु से घटत्व का संबंध क्या होगा? हमें घटत्व को देखना है। अब घटत्व को कैसे देखेंगे? घटत्व का प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? घट का तो ठीक है कि चक्षु द्रव्य है, घट द्रव्य है, और दोनों के बीच संबंध हो गया, दोनों के बीच संयोग हो गया। लेकिन घटत्व को कैसे देखेंगे? चक्षु द्रव्य है और घटत्व जाति है, तो घटत्व जाति का सन्निकर्ष कैसे होगा? तो न्याय दर्शन कहता है कि चक्षु से आप घट को देखेंगे, और घट को देखने के बाद थ्रू घट वी परसीव घटत्व, घट के द्वारा घटत्व को जानेंगे। अब घट के द्वारा घटत्व को जानेंगे तो चक्षु से घट क्या हो गया? चक्षु से घट संयुक्त हो गया। पहले चक्षु से घट संयुक्त होगा और फिर घट को और घट में रहने वाले घटत्व को देखेगा। तो घट में जो घटत्व है जाति है और घट व्यक्ति है, तो व्यक्ति में जाति किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। तो ये जो जाति है वो व्यक्ति में समवाय संबंध से रहा, तो संयुक्त समवाय संबंध से, संयुक्त समवाय संबंध से चक्षु घट के माध्यम से घटत्व को संयुक्त समवाय सन्निकर्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष करेगा। अब घट में रहता है घट रूप। रूप क्या है? रूप गुण है, रूप कलर गुण है, घट द्रव्य है। तो घट रूप घट में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से। यानी कि घट में घट रूप क्या है? समवेत है, समवेत। और घट रूप में क्या रहेगा? घट रूपत्व। घट रूप में क्या रहेगा? घट रूपत्व। अब देखिए कि घट में घट रूप है, घट में रूप है, रूप में रूपत्व है। अब चक्षु के माध्यम से रूपत्व का ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि रूपत्व तो जाति है, चक्षु द्रव्य है, जाति और द्रव्य के मध्य कौन सा संबंध होगा? कौन सा सन्निकर्ष होगा? तो न्याय दर्शन कहता है कि ठीक है, चक्षु के माध्यम से हम रूपत्व को तो जानेंगे, लेकिन चक्षु के माध्यम से चक्षु रूपत्व को जानेगा घट के द्वारा, थ्रू घट। और घट में रूप जो है वो समवेत है, और रूप में जो है रूपत्व है समवाय संबंध से, रूप में रूपत्व है समवाय संबंध से। तो चक्षु घट से संयुक्त हुआ, और चक्षु जब घट से संयुक्त हुआ तो घट में समवेत जो रूप है, घट में समवेत रूप के द्वारा रूपत्व को जानेगा। तो क्या हो गया? संयुक्त समवेत समवाय, तीसरा सन्निकर्ष हो गया। चौथा कहा समवाय, कहा कि आकाश विभू है, आकाश सब जगह है, हमारे कर्ण जो सस्कुली है उसके द्वारा अवच्छिन्न किया गया है, यहां भी आकाश है। तो श्रोत्र जो है वो आकाश है, और आकाश के कौन से गुण है? आकाश में कौन से गुण रहते हैं? शब्द गुण कम आकाश शब्द, ये है गुण, ये है गुण, और यह द्रव्य। क्या संबंध दोनों के बीच में होंगे? समवाय। तो इंद्रिय है श्रोत्र, और अर्थ क्या है? गुण। शब्द को जानना इंद्रिय के माध्यम से, तो श्रोत्र शब्द को कैसे जानेगा? किस संबंध से? समवाय संबंध से जानेगा। शब्द में रहता है शब्दत्व, श्रोत्र है, श्रोत्र में रहा शब्द, और शब्द में रहा शब्दत्व। श्रोत्र में शब्द क्या? समवेत है, और शब्द में शब्दत्व क्या? समवाय संबंध से रहता है। तो अब श्रोत्र शब्दत्व को समवेत समवाय से जानेगा। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे।
यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। अब प्रश्न ये है, अब प्रश्न ये है कि विशेषण विशेष्य भाव क्या है? विशेषण विशेष्य भाव क्या है? तो कहता है, मान लीजिए चक्षु भूतल पे घटाभाव है, भूतल पे अभाव है, घटाभाव है। अब चक्षु द्रव्य है, लेकिन अभाव पदार्थ जो है वो तो भिन्न है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, अभाव सातवां पदार्थ, ये सब भाव पदार्थ। अब चक्षु के माध्यम से अभाव पदार्थ का कैसे सन्निकर्ष होगा, अभाव का ज्ञान कैसे होगा? तो कहते जरा भाषा को देखिए। जब हम कहते हैं घटाभाव वद भूतलम, यहां क्या होता है? घटाभाव वद भूतलम, अगर ये ज्ञान है, इस ज्ञान का विशेषण क्या है? घटाभाव, और विशेष क्या है? भूतल। तो मैं कहता हूं ये है विशेषण और ये है विशेष। क्यों ये भूतल विशिष्ट है? क्यों विशिष्ट है? घटाभाव वाला है। भाषा में भी हम प्रयोग करते हैं, घटाभाववत भूतलम। ये घटाभाव जो है विशेषण है और भूतल विशेष्य है। भूतल विशेष, क्योंकि हमें जो भूतल का ज्ञान हो रहा है ये विशिष्ट ज्ञान हो रहा है। और विशिष्ट ज्ञान का मतलब क्या है? विशिष्ट ज्ञान का मतलब क्या है? विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान का मतलब क्या है? कि विशेषण विशिष्ट। हमें भूतल का ज्ञान तो ज्ञान है, घटाभावत भूतलम जब मैं कहता हूं तो यह जो भूतल है अन्य भूतल से अलग है। क्यों? क्योंकि इस भूतल पे घटाभाव है। तो घटाभाव इस भूतल को अन्य भूतल से अलग कर रहा है। इसका मतलब घटाभाव विशेषण हो गया और ये विशेष्य हो गया। अब ये कैसा कैसा विशिष्ट हो गया? भूतल कैसा कैसा भूतल है? ये भूतल विशिष्ट है। कैसा विशिष्ट है? घटा भाव वाला है। तो ये भूतल घटा भाव विशेषण से विशिष्ट है। भूतल, दिस भूतल इज क्वालिफाइड बाय घटा भाव। तो भूतल हो गया विशेष्य और घटा भाव हो गया विशेषण। अब देखिए जरा इस बात को कि जब भी हमें कोई विशिष्ट ज्ञान होता है, मान लीजिए मुझे ज्ञान होता है, मैं कहूं कि दंडी पुरुष, दंड वाला व्यक्ति पुरुष है जो दंड वाला है। अब जब मैं दंडी पुरुष कहता हूं तो यह तीन चीज है, एक तो दंड है, दूसरा पुरुष है, और तीसरा इन तीनों के बीच में एक संबंध है। ये दंडी पुरुष जो है, ये पुरुष कैसा है? ये पुरुष सामान्य पुरुष नहीं है, ये विशिष्ट पुरुष है। और इस पुरुष का विशेषण क्या है? दंड। और पुरुष क्या हो गया? विशेष्य। लेकिन पुरुष और भाई यहां देखिए, घटाभावत भूतलम जब मैं कहता हूं तो घटाभाव हो गया विशेषण और भूतल हो गया विशिष्ट। और ये वत जो है वो क्या है? संबंध है। दंडी पुरुष में दंड हो गया विशेषण, पुरुष हो गया विशेष। ये इन जो है ई ये क्या है? ये संबंध है। तो जब भी कोई विशिष्ट ज्ञान होता है तो विशिष्ट ज्ञान में एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य और एक होता है संबंध। तो जैसे ही मैं कहता हूं, क्योंकि विशिष्ट ज्ञान एलोन कैन वर्बलाइज, विशिष्ट ज्ञान का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जब मैं कहता हूं घटाभावत भूतलम, ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में क्या है? घटाभाव विशेषण है, भूतल विशेष्य है, और ये जो है संबंध है।
संबंध है। स्ट्रक्चर, लैंग्वेज में स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। हम जो देखते हैं घटा भाव को विशेषण के रूप में परसीव करते हैं। अब घटा भाव भूतलम, इसमें देखिए घटा भाव भूतलम, इस ज्ञान में जब ये ज्ञान होता है, इस ज्ञान में घटाभाव इज विशेषण, भूतल इज विशेष। तो यह क्या होता है, हम जब घटाभाव को देखते हैं तो विशेषण के रूप में देखते हैं और भूतल को विशेष के रूप में देखते हैं। ये रियलिटी है, देयर इज रियलिटी, सच्चाई है कि भूतल पर अभाव है। अगर भूतल पे अभाव है, इट मीन्स देयर इज समथिंग, कुछ यह है जो रिलेटेड है एक दूसरे से। तो ये जो रिलेशन है, कहता है कि ये तो अभाव है और भूतल भाव है, द्रव्य है, इनके भी संबंध क्या होगा। तो कहता है कि संबंध के बारे में एक बात कहता है न्याय दर्शन, संबंध को अलग अलग प्रकार से कह सकते हैं। या तो हम ये कहें, मान लीजिए कि कोई एक्स और वाई है, मैं ये कहूं कि एक्स इज, सॉरी देयर इज, पहला कहूं देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। मैं ये कहूं कि एक घटाभाव और भूतल के बीच एक संबंध है। दूसरा ये मैं कह सकता हूं कि x इज रिलेटेड टू y, और तीसरा मैं ये कह सकता हूं y इज रिलेटेड टू x। मैं ये कह सकता हूं x इज रिलेटेड टू y, ये y इज रिलेटेड टू x, लेकिन इसमें संबंध क्लियर नहीं है। मान लीजिए मैं ये कहूं x, मान लीजिए राम है, राम के पिता दशरथ है, राम के पिता दशरथ है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि दशरथ के पिता राम है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब राम के साथ दशरथ का संबंध जो है, राम के पिता दशरथ है। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि दशरथ का पुत्र राम है, देखिए एरो चेंज हो रहा है। मैं कहता हूं राम का पिता दशरथ है, ये एरो में, इस एरो को मैं उल्टा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दशरथ पिता है और राम पुत्र है। तो ये जो रिलेशन है एक डायमेंशन वाला है, राम के पिता दशरथ है, दशरथ के पुत्र राम है, सिंगल डायमेंशन चलेगा। लेकिन मैं अगर कहूं कि राम और लक्ष्मण भाई है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, राम के भाई लक्ष्मण है, लक्ष्मण के भाई राम है। तो न्याय दर्शन कहता है कि जहां डायरेक्शन क्लियर नहीं है, एक शब्द लाएगा न्याय दर्शन, इसकी बात मैं करता हूं अभी। कहता आपके सामने तीन हुए, समझ, कहता है न्याय दर्शन कि देखिए कि यहां क्या हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट लाएगा न्याय, प्रतियोगी और अनुयोगी। एक कॉन्सेप्ट आपने अब तक पढ़ा हुआ है प्रतियोगी और अनुयोगी का। वहां क्या पढ़ा था आपने प्रतियोगी अनुयोगी का, कि यस्या, जिसका अभाव होगा वो प्रतियोगी है। मान लीजिए घट, जिसका अभाव, घटा भाव, किसका अभाव है, घट का अभाव है, तो घट हो गया प्रतियोगी। यस्या भाव स प्रतियोगी, और जहां अभाव होगा वो होगा अनुयोगी। भूतले तो भूतल। यहां देखिए कि यस, लेकिन संबंध वाले केस में ऐसा नहीं होता, संबंध वाले केस में ऐसा नहीं होता।
संबंध वाले केस में क्या होता है कि हम जहां से शुरू करते हैं वो होता है प्रतियोगी, और जहां अंत करते हैं वो होता है अनुयोगी। x इज रिलेटेड टू y, x इज रिलेटेड टू y, इसका मतलब प्रतियोगी हो गया x और अनुयोगी हो गया y। y इज रिलेटेड टू x, तो प्रतियोगी हो गया y और अनुयोगी हो गया x। ध्यान रखिएगा, राम के पिता दशरथ हैं, राम इज रिलेटेड टू दशरथ, राम हो गया प्रतियोगी, दशरथ हो गया अनुयोगी। दशरथ का पुत्र राम है, राम हो गया अनुयोगी, दशरथ हो गया प्रतियोगी। और कहता है कि अनुयोगी में जो धर्म रहता है, अनुयोगी में जो धर्म रहता है वो उसको क्या कहलाता है, संबंध। अब देखिए दशरथ क्या है, पिता है ना, इसमें क्या रहेगा, पितृत्व। राम क्या पुत्र है ना, इसमें क्या रहेगा, पुत्रत्व। तो राम दशरथ से, राम राम इज रिलेटेड दशरथ, राम दशरथ से संबंधित है, कैसे, पितृत्व संबंध से। दशरथ राम से संबंधित है, किससे, पुत्रत्व संबंध से। ऐसे ही देखिए कि जब मैं कहता हूं कि भूतल और घटाभाव, घटाभाव, तो भूतल क्या है, भूतल है विशेषण, घटाभाव क्या है, विशेष्य। भूतल अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि भूतल घटाभाव से किस संबंध से है, अगर मैं ऐसे करूं, एरो बना दूं, भूतल घटाभाव से संबंधित है, किस संबंध से, तो विशेषणता संबंध से। और घटाभाव भूतल से संबंधित है, किस संबंध से, विशेषता संबंध से। विशेषता संबंध से। तो ये जो संबंध है इसके बारे में कहते हैं न्याय दर्शन, ये जो घटाभाव है ये विशेषण तो है ही, विशेषण के साथ साथ ये विशेष तो है ही, विशेष के साथ साथ अपने एग्जिस्टेंस के साथ साथ संबंध का भी काम करता है। इसी से कहते स्वरूप संबंध, स्वरूप संबंध, सेल्फ लिंकिंग रिलेशन। इस कैटेगरी ये कहता क्या है, स्वरूप संबंध कहता है इसको। तो कहता है हमने घटाभाव खुद के साथ, ये घटाभाव खुद के साथ साथ, घटाभाव खुद के साथ साथ भूतल के साथ संबंध को ही बताता है, या भूतल खुद के साथ साथ घटाभाव के साथ संबंध को ही बताता है, इसलिए संबंध को स्वरूप संबंध कहते हैं। तो घटाभाव, घटाभाव भूतल से संदर्भित कैसे हुआ, ये भूतल है और ये घटाभाव है। अब इसको मैं अगर कहूं कि इसको मैं कहूं अगर घटाभाव, घटाभाव इज रिलेटेड टू भूतल, घटाभाव भूतल से किस संदर्भित है, देखिए भूतल क्या है, भूतल को हम बोलते हैं विशेष्य, इसे क्या बोलते हैं, विशेषण, इसे बोलते हैं विशेषण। आप घटाभाव भूतल से संदर्भित है ना, तो भूतल क्या हो गया, अनुयोगी, और अनुयोगी में रहने वाला धर्म क्या है, विशेष्यता। तो घटाभाव भूतल से विशेष्यता संबंध से संबंधित है, लेकिन भूतल घटाभाव से किस संदर्भ संबंध से है, तो विशेषणता संबंध से है। तो हमने देखा, चूंकि पाणिनि का एक रूल, चूंकि हमने, हमारे यहाँ क्या है, विशेषण विशेष्य भाव, हमारे यहाँ शब्द क्या है, विशेषण विशेष भाव। और भाव के लिए दो प्रत्यय है, तल और त्व, ये भाव दोनों में जुड़ेंगे, विशेषण भाव और विशेष्य भाव। तल प्रत्यय है तो विशेषणता और विशेष्यता, ये बनेगा। तो यहां देखते हैं हम कि ये जो भूतल है, भूतल रोल प्ले करता है, भूतल घटा भाव के साथ संबंध का भी रोल प्ले करता है और अपना भी रोल प्ले करता है। घटा भाव भूतल के साथ अपना संबंध को भी बताता है। तो यहां देखते हैं कि घटा भाव भूतल से, घटा भाव जो है वो भूतल से विशेषता संबंध से जुड़ा हुआ है, भूतल घटा भाव से
विशेषणता संबंध से जुड़ा हुआ है। हमारे पास समस्या क्या थी कि चक्षु है और भूतल है और ये घटा भाग। हमें इस संबंध के बारे में पता नहीं चल रहा था, क्योंकि ये भाव है और ये अभाव है। ये तो मुझे पता है कि संयुक्त है, ये संयुक्त है। ये संबंध क्या हो गया? तो विशेषण, ये विशेषता और विशेषणता। इसीलिए चक्षु जो है वो घटा भाव को संयुक्त विशेषणता या संयुक्त विशेषता संबंध से देखेगा, परसीव करेगा। इसीलिए यह छठा जो हमारा है वह विशेषण विशेष्य भाव संबंध का सन्निकर्ष कहते हैं। ये हमारा 6 सन्निकर्ष है और इसी 6 सन्निकर्ष के माध्यम से दुनिया के सभी पदार्थों का हम प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं। दुनिया के सभी पदार्थों का प्रत्यक्ष जो है, हमने देखा कि ये षड्विध सन्निकर्ष, इसका नाम है षड्विध सन्निकर्ष। 6 प्रकार के सन्निकर्ष हैं। हमने कहा प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? इंद्रिय अर्थ, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान। इंद्रिय हमें पता है कि 5 है, अर्थ हमें पता है कि दुनिया के सारे पदार्थ 7 हैं। अब इन पदार्थों का ज्ञान के सन्निकर्ष क्या होगा, इनके बीच संबंध क्या होगा? तो कहता है कि संबंध 6 प्रकार के होते हैं। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। इन्हीं 6 प्रकार के सन्निकर्ष से इंद्रिय, इन्हीं 6 प्रकार के सन्निकर्ष से इंद्रिय पूरा ज्ञान कर पाती है और पूरा ज्ञान करने में समर्थ है। इन्हीं 6 प्रकार का जो सन्निकर्ष है उसके माध्यम से इंद्रिय को जगत का ज्ञान हो पाता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये षड्विध सन्निकर्ष प्रत्यक्ष के लिए बहुत आवश्यक है और इन्हीं षड्विध सन्निकर्ष के माध्यम से हम दुनिया के सभी पदार्थों का ज्ञान कर पाते हैं। इंद्रिया 5 है और वह 5 इंद्रिय क्या है? द्रव्य के रूप है। पृथ्वी का रूप क्या है? पृथ्वी का रूप जो है वो हमारा घ्राणेन्द्रिय है। जल का रूप रसनेन्द्रिय है। तेज का रूप चक्षु है। वायु का रूप त्वक है और आकाश का रूप कर्णेन्द्रिय है। तो इन्हीं 5 जो इंद्रिय हैं, ये जो 5 द्रव्य है, इन्हीं 5 इंद्रियों के माध्यम से दुनिया के सभी पदार्थों का प्रत्यक्ष संभव होगा। लेकिन उस प्रत्यक्ष के लिए जो सन्निकर्ष है वो 6 हैं। लौकिक सन्निकर्ष 6 है और उन्हीं 6 के माध्यम से हम ज्ञान कर पाते हैं। भाव पदार्थों के लिए 5 सन्निकर्ष की बात की गई है। संयोग सन्निकर्ष के माध्यम से द्रव्य का ज्ञान हो पाएगा। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष के माध्यम से गुण का ज्ञान हो पाएगा, क्रिया का ज्ञान हो पाएगा। जाति के ज्ञान के लिए संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष की आवश्यकता होती है। शब्द का ज्ञान के लिए, शब्द के ज्ञान के लिए, शब्द स्पेशल गुण है, शब्द के ज्ञान के लिए हमें शब्द के ज्ञान के लिए समवाय सन्निकर्ष की आवश्यकता होती है और शब्द में रहने वाले शब्दत्व के ज्ञान के लिए हमें संवेद समवाय की आवश्यकता होती है और अभाव पदार्थों के ज्ञान के लिए हमें विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष का ज्ञान होता है। तो न्याय कहता है कि जैसे भाव पदार्थों का ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से संभव है, ऐसे ही अभाव पदार्थों का ज्ञान ही इंद्रिय अर्थ और उसके सन्निकर्ष से संभव है। केवल भाव पदार्थों का सन्निकर्ष जो है वह अलग होगा और अभाव पदार्थों का सन्निकर्ष अलग होगा। अभाव पदार्थ के सन्निकर्ष के लिए विशेषण विशेष्य भाव को मानता है। वह कहता है कि अभाव पदार्थ का सन्निकर्ष विशेषण विशेष्य के भाव के माध्यम से होगा। अब रही बात, न्याय दर्शन कहता है जिन पदार्थों का ज्ञान यहां नहीं हो, इससे नहीं हो पाएगा, उसका ज्ञान कैसे होगा? उसके ज्ञान के लिए न्याय दर्शन जो है वो बात करेगा, अनुमान प्रमाण की बात करेगा। कहता है प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा, जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष से संभव नहीं, अनुमान से हो जाएगा। तो ये बात करते हैं। अब रही बात, अनुमान के कुछ हम टर्म को केवल समझेंगे और अनुमान के टर्म को समझने के बाद हम केवल जो है, चूंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक बार आप लोगों को घर से उसको देखना चाहिए। उस शब्द को एक बार देख के अगर आएंगे तो आपके लिए बहुत ही सुलभ होगा चर्चा। एक से अनुमान के लिए सबसे पहला जो शब्द है, एक परामर्श। परामर्श एक अपनी डिक्शनरी बनाइए।
हमारे सर कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, हमारे डिक्शनरी होनी चाहिए अपनी। परामर्श, व्याप्ति, धर्म, पक्षधर्मता। देखिए, परामर्श क्या है, अनुमिति क्या है। हमने देखा, मैंने बताया कि यथार्थक ज्ञान जो है, यथार्थक ज्ञान 4 प्रकार का, यथार्थक ज्ञान, सॉरी, यथार्थक ज्ञान 4 प्रकार का होता है। क्या क्या? प्रत्यक्ष, अनुमीति, उपमीति, शाल्व। तो अनुमीत, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है वो क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष ज्ञान का करण जो है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, करण। अनुमीत ज्ञान का जो करण है वो अनुमान है। उपमीत ज्ञान का जो करण है वो उपमान है। और शब्द बोध का जो करण है वो शब्द है। अब ये करण है और ये ज्ञान क्या है? फल है। ये करण है और ये फल है। प्रत्यक्ष करण के माध्यम से, प्रत्यक्ष करने वाला, कर्ता भी अलग है, कर्ता भी अलग है। जो प्रत्यक्ष कर रहा है, जो प्रत्यक्ष कर रहा है वो प्रत्यक्ष करता है, प्रत्यक्ष करता है। ये अनुमिति करता है, उपमिति करता है, और शाब्द बोध जो है शब्दोध करता है। तो जो प्रत्यक्ष करता है, प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से, प्रत्यक्ष करण के माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करता है। अनुमिति करता है अनुमान करण के माध्यम से, इसको टूल के रूप में यूज करता है। अनुमान करण के माध्यम से अनुमिति ज्ञान को प्राप्त करता है। उपमिति करता जो है उपमान करण के माध्यम से उपमिति ज्ञान को उत्पन्न करता है। और शब्द बोध करता जो है शब्द के माध्यम से शब्द बोध को उत्पन्न करता है। तो कर्ता भी अलग है, करण भी अलग है, और ज्ञान फल भी अलग है, और इसके व्यापार भी अलग अलग है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान का करता है वो हमने देखा कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है वो व्यापार है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है वो व्यापार है। इंद्रियार्थ जो प्रत्यक्ष करता है, जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करता है। तो ये इसीलिए जो है हम जो बात कर रहे थे, अनुमिति क्या है, तो अनुमिति ज्ञान का जो अनुमिति है वो फल है, और अनुमिति का जो करण है वो अनुमान है। व्याप्ति ज्ञान क्या है, इसको बताऊंगा मैं आपको। हेतु और साध्य। साध्य क्या है? जो हमें सिद्ध करना है। हेतु क्या है? जिसके द्वारा सिद्ध करना है। मैं बार बार कहता हूं ना कि जहां धूम है वहां वहनी है। धुएं को देख के मैं आग को सिद्ध करता हूं। मान लीजिए मैं यहां से जा रहा हूं और मुझे पर्वत पे धुआं दिखाई दिया। धुआं को तो मैं देख रहा हूं, अपनी चक्षु इंद्रिय के माध्यम से धुआं को देख रहा हूं। तो धुआं का ज्ञान तो मुझे प्रत्यक्ष हो रहा है। लेकिन पर्वत पर आग है ये हमने देखा नहीं, फिर भी हम कहते हैं पर्वत पे आग है। कैसे कहते हैं? क्योंकि हम धुआं को देखते हैं, और धुआं जो प्रत्यक्ष हो रहा है, धुआं जो दृष्ट है, धुआं के आधार पे हम आग को सिद्ध करते हैं, आग को मानते हैं। आग के बारे में संशय होता है तो कहता है क्या कि जो जो साध्य है, जिसके द्वारा सिद्ध किया जाए, जिसकी सहायता से सिद्ध किया जाए, वो हेतु है, और जो सिद्ध किया जाए वो साध्य है। धूम जो है हेतु है, और वहनी जो है वो साध्य है। और धूम और वहनी के बीच का संबंध जो है वो व्याप्ति है। धूम और वहनी के व्याप्ति संबंध ऐसा संबंध है, बताओ, कल डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। व्याप्ति संबंध एक ऐसा संबंध है जो नियत सहचार है। वहनी के बिना, धूम के बिना आपको वहनी कहीं नहीं दिखेगा। इसलिए धूम और वहनी के बीच में संबंध जो व्याप्ति संबंध है। तो इन सब बातों को हम कल चर्चा करेंगे। आज जो है कल से अनुमान शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे कल विशेषण विशिष्ट भाव बड़ा मुझे खुद लगा था कि शायद इसमें और भी बोलने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने कहा कि आज कल हम लोग कल से अनुमान शुरू करेंगे। अनुमान क्लास बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अनुमान एक न्याय दर्शन का आधार है अनुमान, और आपको अनुमान में बहुत आनंद आएगा। तो कल से हम लोग अनुमान के बारे में पढ़ेंगे। आज चूंकि विशेषण विशेष्य भाव इसलिए जरूरी था कि एक कॉन्सेप्ट और है जो शायद अनुमान की चर्चा करते हुए समझा दूंगा
कि न्याय दर्शन 3 प्रकार के वस्तुओं को 100 प्रतियोगिक मानता है। कहता है उसमें अगर संबंध की हम बात करते हैं, अभाव की बात करते हैं और संबंध अभाव की बात करते हैं, तो 100 प्रतियोगिक पदार्थ होते हैं। इसमें एक प्रतियोगी होता है और एक अनुयोगी होता है। संबंध के बारे में अभी हमने देखा कि संबंध का रिलेशन, संबंध का डायरेक्शन तय हो तो जहां से शुरू होता है वो है जो प्रतियोगी, और जहां टर्मिनेट होता है वो है अनुयोगी। और अनुयोगी दो वस्तुओं के बीच का संबंध क्या होगा? वो अनुयोगी में रहने वाला धर्म, अनुयोगी निष्ठ धर्म संबंध न्याय कहता है। जैसे हमने देखा कि राम और दशरथ के बीच में संबंध की बात हम करें, राम इज रिलेटेड टू, राम दशरथ से संबंधित है, तो राम से शुरू किया और दशरथ में जाकर टर्मिनेट किया। तो अब दशरथ में जाकर टर्मिनेट किया, दशरथ क्या हो गया? अनुयोगी। और दशरथ क्या पिता है, उसमें क्या रहेगा? पितृत्व संबंध रहेगा। तो राम दशरथ से पितृत्व संबंध से संबंधित हैं। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, दशरथ राम से संबंधित है, तो बात बदल जाएगी, क्योंकि दशरथ क्या है? पिता है, राम क्या है? पुत्र है। पुत्र में क्या रहेगा? पुत्रत्व। तो दशरथ राम से पुत्रत्व संबंध से संबंधित है। तो दो भिन्न चीजें हैं। अनुयोगी और प्रतियोगी को जानना बहुत आवश्यक है। अनुयोगी में रहने वाला धर्म जो होता है, अनुयोगी में रहने वाला धर्म संबंध होता है, और अनुयोगी में रहने वाले धर्म को इसीलिए बहुत आवश्यक है कि संबंधों के माध्यम से। इसीलिए जब आपने पढ़ा कि भूतले घटाभाव, घटाभाववत भूतलम, तो जब हमने कहा घटाभाववत भूतलम, तो घटाभाव जो है, देखिए घटाभाववत है, ये वत जो है संबंध को बता रहा है, भाषा में वत संबंध को बता रहा है। घटाभाव क्या है? विशेषण है। और भूतलम, भूतलम क्या है? विशेष्य है। तो घटाभाव जो विशेषण है, अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि भूतल इज रिलेटेड टू घटाभाव, भूतल घटाभाव से संबंधित है, तो यहां जो हमारा डायरेक्शन है वो क्या है? भूतल से घटाभाव की तरफ। तो घटाभाव क्या हो गया हमारा? घटाभाव हमारा हो गया अनुयोगी। और घटाभाव क्या है? विशेषण। तो घटाभाव में क्या रहा? विशेषणता। तो विशेषणता इसलिए भूतल घटाभाव से विशेषणता संबंध से संबंधित है। अगर इसको मैं उल्टा कर लूं कि घटाभाव भूतल से किस संबंध से संबंधित है, तो यहां घटाभाव भूतल से है, तो यहां भूतल हमारा हो गया अनुयोगी, बदल गया। अगर घटाभाव भूतल से दो डायरेक्शन हो गए। आपके सामने दो तरह के आपके सामने डायग्राम है, ये ध्यान देना है। ये मैंने भी बताया अभी आपको कि दो तरह की बातें आपको यहां ध्यान देनी है। एक तो यह है कि भूतल इज रिलेटेड टू घटाभाव, भूतल घटाभाव से संबंधित है। तो यहां भूतल क्या है? भूतल है प्रतियोगी, और घटाभाव क्या है? अनुयोगी। और घटाभाव में रहने वाला धर्म जो होगा, तो घटाभाव जो क्या है? घटाभाव विशेषण है, तो क्या रहेगा तुम्हें? विशेषण में क्या धर्म रहेगा? विशेषणता। तो भूतल घटाभाव से विशेषणता संबंध से संबंधित है। लेकिन मैं इसको पलट दूं, मैं अगर ये कहूं कि घटाभाव भूतल से संबंधित है, घटाभाव इज रिलेटेड टू भूतल। अब घटाभाव भूतल से किस संबंध से संबंधित है? तो यहां जो है घटाभाव हो गया प्रतियोगी और भूतल हो गया अनुयोगी। और भूतल क्या है? विशेष्य है ना, इसमें क्या रहेगा? विशेष्यता। तो भूतल घटाभाव से विशेषणता संबंध से संबंधित है, घटाभाव भूतल से विशेष्यता संबंध से संबंधित है। और हमारे सामने चैलेंज क्या था? हमारे सामने चैलेंज था जो भूतल जो है, भूतल घटाभाव है। हमको चक्षु को क्या दिख रहा है? घटाभाव को दिख रहा है। चक्षु कैसे देखे घटाभाव को? तो चक्षु घटाभाव को देखेगा भूतल के थ्रू। अब भूतल घटाभाव के बीच के संबंध का मुझे जब पता ही नहीं है तो कैसे होगा? तो भूतल और घटाभाव के बीच संबंध जो है वो विशेषता भी हो सकता है और विशेषणता भी हो सकता है। इसीलिए कहता है
कि न्याय दर्शन की विशेषता और विशेषणता सन्निकर्ष से यह ज्ञान होगा घटाभाव का, ऐसा कह रहा है। इस बात को मैंने आज के इसमें बताया। और ये सब प्रतियोगिक जो है इसके बारे में चर्चा के बीच में करेंगे। आज सब जो प्रतियोगी वाले पदार्थ है कौन कौन से हैं, ये जानने की आवश्यकता है। इसको देखिएगा आप लोग, और इसको देख करके हम लोग फिर आगे इस पर बात करेंगे। आज के लिए हमारे लिए जो है आज इतना ही। कुछ अगर हो डाउट तो बताइए। कितने लोगों को लगा कि विशेषण विशेष्य भाव जो स्पष्ट हो गया? एकदम स्पष्ट हो गया सर। हाँ, बहुत अच्छा समझाया आपने, अच्छे से स्पष्ट हुआ। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था क्या? अभी भी रिकॉर्डिंग चल रहा है सर। चल रहा है? यस सर। हाँ, चल ही रहा है। हाँ, ऑन है रिकॉर्डिंग। क्योंकि विशेषण विशेष्य भाव मुझे लगता था जब मैं विद्यार्थी जीवन था तो मुझे ही बड़ा स्पष्ट नहीं हुआ था, इसीलिए मैं इसको कहा कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है विशेषण विशेष्य भाव। और देखिए, ये अनुयोगी और प्रतियोगी जो है ना, जब नव न्याय में आप आएंगे तो उसकी बहुत आवश्यकता होती है। न्याय दर्शन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि अब जिस बात को हम कहना चाह रहे हैं हम स्पष्ट कह पाए। अगर न्याय दर्शन अगर ये कह दे, मान लीजिए कहे कि राम दशरथ के बीच पुत्र का संबंध है, पिता का संबंध है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नव न्याय का सबसे बड़ा काम यही था कि बिल्कुल स्पेसिफिक भाषा में कोई दोष न छूटे। इसीलिए नव न्याय की भाषा जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज कहते हैं इसको। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 13वीं शताब्दी में जब नव न्याय आता है, उदयनाचार्य के बाद नव न्याय आता है, तो ज्ञान की सभी विधा, न्याय शास्त्र तो एक विधा है ना, आपको लगेगा कि न्याय की बात है तो नव न्याय वाले को पढ़ना चाहिए। ज्ञान शास्त्र के सभी विधाओं ने नव न्याय को स्वीकार किया। व्याकरण वाले जो आचार्य हैं, देखिए अब नागेश भट्ट को पढ़िए, नागेश भट्ट और कौंद भट्ट को पढ़िए। वेदांत वालों किसी को पढ़ना है तो खंडन खंड खाद्य को पढ़िए। साहित्य वाले में पढ़ना है तो जगन्नाथ को पढ़िए। तो नव्य न्याय की जो भाषा है वो भारतीय ज्ञान परंपरा के, भारतीय चिंतन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि भाषा के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो कह पा रहे हैं कि नहीं कह पा रहे हैं। और अक्षर भाषा में दोष होता है। 5 लोग खड़े हैं कॉलेज में और आप बोलते हैं, टीचर बोलता है बच्चों उधर आओ। अगर वो किसी खास बच्चे को बोल भी रहा है ना तो सारे बच्चे आ जाते हैं। अब बताइए, वो तो किसी खास को बुला रहा था, सब कैसे आ गए? यानी कि भाषा सही सही संप्रेषित नहीं कर पाई अपनी बात को। बच्चे कहते सर, तो सारे टीचर मुड़ के देखने लगते हैं किसको बोला। तो भाषा तो ऐसी होनी चाहिए जो कहना चाहे, जो उसका अर्थ है उसको स्पष्ट कह पाए। दोष एम्बिग्युइटी फ्री होनी चाहिए भाषा। तो नव्य न्याय ने यही काम किया कि लैंग्वेज को एम्बिग्युइटी कर दिया, फ्री कर दिया। अगर हम कहें कि दशरथ के पुत्र राम है तो तुरंत आप क्वेश्चन कर देंगे, सर लक्ष्मण भी तो है, भरत भी तो है। अब इस दोष का निवारण कैसे होगा? इसी दोषों के निवारण के लिए नव्य न्याय ने अवच्छेदक, निरूपक, अनुयोगी, प्रतियोगी, संबंध, इन सब की बात की है। बहुत टेक्निकल है और बहुत आसान है। अगर एक बार उनके प्रयोजन को हम समझ जाएं तो नव्य न्याय पढ़ना बहुत आसान है। नव्य न्याय की भाषा में सारे इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं। आप केवल एक बार उनकी टेक्निकलिटी को समझ लेना है। और अगर आप नव्य न्याय की भाषा को नहीं समझ पाएंगे तो मैं गारंटी कहता हूं कि 14वीं शताब्दी के बाद के भारतीय ज्ञान परंपरा को नहीं समझ पाएंगे। अगर किसी को लगता हो कि हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं, नव्य न्याय की आवश्यकता है, तो 14वीं शताब्दी के बाद जो जितने भी हुए हैं ना नव व्याकरण वाले, नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप वेदांत वाले हैं
तो आप वेदांत के ग्रंथों को नहीं पढ़ पाएंगे। न्याय वाले का तो है ही कि ज्ञान शताब्दी के बाद के ग्रंथ को नहीं पढ़ पाएगा। इसीलिए नव्य न्याय की भाषा को जानना बहुत आवश्यक है। और सबसे पहला जो अभी आपने प्रयोग देखा, 2 प्रयोग देखा अभी आपने। एक जब हम यथार्थ ज्ञान पढ़ रहे थे, तदवती तद प्रकार कौन भव यथार्थ, वो नव्य न्याय की भाषा का प्रयोग था। स्पष्ट कर दिया है ना, प्रकार क्या होता है, विशेष क्या होता है, संबंध क्या होता है। ऐसे यहां देखा, विशेष और विशेष भाव को स्पष्ट कर दिया है। ये है नव्य न्याय की भाषा। ठीक है, अब आप लोग बताइए कुछ अगर कहना चाह रहे हैं। समय लग रहा है, मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। मैं चाहता हूं तेजी से पढ़ाना, पढ़ा नहीं पा रहा हूं। सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं और बहुत ही गहराई तक, बहुत अच्छे से सर, समझ में आ गया एकदम अच्छे से। थैंक यू, हम सबके सब निशब्द हैं बिल्कुल। थैंक यू प्रिया, थैंक यू। और कोई बताइए, सुचित्रा दी। हाँ, मैं क्या ही बोलूं, इतना बढ़िया हो रहा है। कई बार मेरी ही कमी हो जाती है, मैं कई बार रास्ते में रहती हूँ, कई बार मैं कुछ भी मतलब किसी कारण से व्यवधान हो जाता है, तो मेरी मैं कमी आपका होती है। अब आप लोगों को बता दूं, सुचित्रा जी गार्गी कॉलेज में पढ़ाती हैं और कॉलेज की टीचर हैं, और सबसे आज बताऊं आपको कि ये साहित्य शास्त्र की विदुषी है, और उसके बावजूद भी प्रतिदिन 6 बजे जुड़ जाती हैं। ये सीखने लायक बात है, हम लोगों को सीखना चाहिए। मैं तो खुद इनका बहुत तारीफ करता हूँ इस चीज का। मेरा उद्देश्य होता है ना चंदन जी की कर्ण में कुछ शब्द चले जाए, कुछ सीख लूं, कुछ अगर मैं रास्ते में भी हूँ, किसी कॉलेज के काम में व्यस्त भी हूँ तब भी, और आप इतना सा समझाते हैं कि वो काम छूट के सुनने ही लग जाती हूँ पूरा। फिर ऐसा कई कम ही बार हुआ है, लेकिन कई बार होता है कि बिजी हो जाता है। लेकिन इतना बढ़िया समझा रहे हैं कि ये मतलब ये मुझे लगता है कि मेरे साथ समस्या है कि मैं नहीं उतना वो कर पाई। लेकिन आज की क्लास ही बहुत अच्छी थी, जो आपने प्रत्यक्ष जो समझाया इतने अच्छे से, 2 क्लास में लगातार इतनी मेहनत करते हो, जो बार बार आप रिपीट करते हैं, वो सबसे बड़ी खासियत है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, वो दोबारा देखिए, बिल्कुल अंकन हो जाता है। मेरे एक सर हैं, मैं आप लोगों को, सब लोग आप लोग बोल सकते हैं। हम लोग सिक्योरिटी इसको पहले ऑफ कर दूं, इसको ऑफ कर दूं, फिर करते हैं बात। कुछ हम बताते हैं, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताएंगे।